जनरल देख रहे हैं, ठीक है। पिछले क्लास में हम लोग कॉर्नवालिस तक देख चुके हैं, ठीक है ना। कॉर्नवालिस के काल की महत्वपूर्ण उपलब्धियां देख ली हैं। कॉर्नवालिस से आगे आज हम लोग बढ़ेंगे। 1793 में कॉर्नवालिस का पीरियड खत्म होता है, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 तक गवर्नर जनरल भारत में रहेंगे। उनके बाद आपको जानना सर जॉन सौर को नेक्स्ट गवर्नर जनरल भारत में हुए सर जॉन सौर, ठीक है। 1793 में ये गवर्नर जनरल बन जाएंगे सर जॉन सौर। यहाँ से कब तक रहे तो 98 तक रहे। 93 से 98 तक इनका पीरियड है सर जॉन सौर का, ठीक है। तो इनको क्रोनोलॉजी के लिहाज से याद रखना है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण घटना इनके कालखंड में अलग से नहीं है। एक दो जो घटना है हम लोग पहले ही पढ़े, चर्चा कर लेंगे। विशेषकर इनको राज्यों के प्रति सर जॉन सौर में जो प्रश्न, एक ही प्रश्न से बार बार पूछा जाता है और वो ये है कि राज्यों, देशी राज्यों के प्रति आहस्तक्षेप की नीति इन्होंने अपनाई, ठीक है। इनकी जो नीति है वो उस नीति को हम लोग जानते हैं आहस्तक्षेप की नीति। आहस्तक्षेप नाम से स्पष्ट है। आहस्तक्षेप की नीति मतलब ये हस्तक्षेप नहीं करेंगे देशी राज्यों के मामलों में। इसके पहले हम लोग देखेंगे बहुत सारे जो गवर्नर जनरल से समाजवादी दृष्टिकोण से सोच रहे होंगे, देशी राज्यों पर आक्रमण हो रहा होगा, लेकिन सर जॉन सौर ने नीति बना ली कि हम अपना जो मेरा काम है, कंपनी का यहाँ पे व्यापार है या जहाँ पे मेरा अधिकार आ गया उस पर काम करेंगे, लेकिन अब देशी राज्यों के मामले में हम लोग कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। विशेषकर इनकी जो नीति है वो मैसूर के प्रति रही, हस्तक्षेप की नीति। इसके पहले मैसूर का संघर्ष हम लोग देखेंगे, लेकिन जॉन सौर के समय में मैसूर के साथ इनका कोई संघर्ष नहीं हुआ अंग्रेजों का, और जॉन सौर ने हस्तक्षेप की नीति अपना ली कि उसके मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इस पे एक ही फैक्ट बनता है, सर जॉन सौर जो गवर्नर जनरल हमारे हैं, इनकी नीति हस्तक्षेप की नीति रही है, ठीक है। बस और कोई महत्वपूर्ण फैक्ट इन पे नहीं है जो कि फिल्म्स में अलग से इनके कार से आए। नेक्स्ट गवर्नर जनरल हमारे लॉर्ड वेलेजली हैं, ठीक है। लॉर्ड वेलेजली ये महत्वपूर्ण है। वेलेजली से क्वेश्चंस आते रहे हमेशा हैं, ठीक है। तो लॉर्ड वेलेजली फिर से एक महत्वपूर्ण 1798 से 1805 इनका पीरियड होगा। 1798 से 1805 ईस्वी तक ये गवर्नर जनरल रहेंगे, ठीक है। अब देखिए इनका पूरा नाम आपको पता होगा, मार्क्वेस ऑफ वेलेजली। मार्क्वेस ऑफ वेलेजली के नाम से हम लोग जानते हैं। इनकी जो सबसे बड़ा काम, इनका जो कंपनी के शासन में हम लोग जानेंगे या जो पूछा जाता है या जो प्रसिद्ध है, अब जो भी बोले वो सब है सहायक संधि। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि, यही इनका एक प्रसिद्ध उपलब्धि है कि इन्होंने सहायक संधि प्रणाली को कंपनी की ओर से लागू करने का काम किया है, ठीक है। देखिए साम्राज्य विस्तार, कंपनी के साम्राज्य विस्तार के दृष्टिकोण से अगर देखें तो वेलेजली का जो सहायक संधि है बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा और कंपनी का प्रभाव भारत के एक बड़े क्षेत्र में इस संधि के माध्यम से लागू हो जाएगा। अब यहाँ हम लोग जानना है हम लोगों को सहायक संधि क्या है। तो सहायक संधि सामान्य रूप से अगर हम लोग जाने तो देशी राज्यों के साथ ये संधि हुई है, इसमें अंग्रेजी सेना को देशी राज्यों के खर्च पर रखा गया है। इसका मूल थीम है ये। तो इस दृष्टिकोण से हम लोग देखते हैं, जैसे तो हम लोग पाते हैं कि इसी दृष्टिकोण से सहायक संधि करने वाला, मतलब इस तरह की संधि करने वाला व्यक्ति वेलेजली के पहले भी है, ठीक है। ये अलग बात है, इंग्लिश नहीं है, फ्रांसीसी है। तो फ्रांसीसी डुप्ले है, जिसको माना जाता है कि तब इस तरह की सहायक संधि जो इसके पहले फ्रांसीसी डुप्ले ने भी किया, ठीक है। प्रथम यूरोपीय डुप्ले था जिसने अपनी सेना को किराए पे भारतीय राजाओं को दी थी। तो सहायक संधि का पूर्व रूप है मान के चले आप। कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है, ठीक है, कि इस जो सहायक संधि है उसका प्रारंभ हुआ, ऊपर डुप्ले भी ऑप्शन में देता है। तो फ्रांस के डुप्ले जो है वो जो सहायक संधि का मूल थीम है, इसके अनुसार से देशी राज्यों के साथ समझौता करने वाला पहला यूरोपीय है, ठीक है। लेकिन अगर सहायक संधि लागू करने वाला है, ये सिद्धांत किसने दिया है, तो लॉर्ड वेलेजली का ये सिद्धांत है, ठीक है। तो इसके जो प्रावधान से जो शर्तें थी इसको हम लोग देखेंगे कि सहायक संधि के प्रावधान क्या रहे, ठीक है। तो सहायक संधि के प्रावधान आपको जानना जरूरी है। पीटी में आपसे इसके डिटेल्स भी क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक ना। तो प्रत्येक बिंदु को जानिएगा, तब ऐसे प्रश्न आते हैं कि आप उसका उत्तर कर पाएंगे। अगर कुछ बिंदु आपका छूटा रहेगा तो हो सकता है आप उत्तर नहीं भी कर पाए, जैसे इसलिए इसके प्रावधानों को जानेंगे। इसके पहले प्रावधान थे कि जो भारतीय राजा हैं, भारतीय राजा या भारतीय नरेश हैं,
जिस संधि को मानेगा, बोला गया कि भारतीय राजा का विदेश नीति, जो विदेश संबंध होगा वो कंपनी का अधीन हो जाएगा। क्या बोला गया कि आपके जो विदेश संबंध है वो कंपनी के अधीन होंगे। जो देशी राज सहायक संधि स्वीकार करेगा उसके जो विदेशिक नीति होगा वो किसके अधीन पास चला जाएगा, वो कंपनी के पास चला जाएगा। पहली शर्त ये रखी गई। फिर दूसरी बात बोली गई कि देशी राज्यों को क्या करना पड़ेगा, राज्यों को कि अपने यहाँ एक सेना रखनी पड़ेगी। क्या करेंगे ये लोग, एक सेना रहेगी। कहाँ पे भाई, तो देशी राज्यों में। देशी राज्यों को अपने यहाँ एक सेना रखनी होगी अंग्रेजी कमान में, ठीक है। जो अंग्रेजी कमान में होगा और इसका जो खर्च होगा वो कौन देगा, वो देशी राज्य देंगे। ये बोला गया कि देशी राज्य जो बड़े राज्य हैं वो प्रदेश दे दे सेना के खर्च के लिए। सेना होगी और सेना का खर्च कैसे चलेगा, तो कोई प्रदेश इलाका दे दीजिए जहां अंग्रेज कर वसूलेंगे और सेना का खर्च चला लेंगे, ठीक है। मतलब प्रभुसत्ता युक्त प्रदेश देंगे, ये शर्त हुई। और जो छोटे राज्य होंगे, अब वो अगर संधि स्वीकार कर लेंगे तो चलिए, कोई क्षेत्र नहीं देंगे तो क्या देंगे, नगद पैसा देंगे, नगद राशि देंगे। निष्कर्ष समझ लीजिए। जो निष्कर्ष है दूसरा वो ये है कि देशी राज्यों में उनके खर्च पर एक सेना अंग्रेजी कमान में रख दी गई, ठीक है। ये दूसरा शर्त होगा। इसी तरह इसका तीसरा शर्त हुआ कि राजधानी में, जो भी देशी राज्य की राजधानी होगी वहां पे एक अंग्रेज रेजिडेंट को रखा जाएगा। अंग्रेज रेजिडेंट रहेंगे। प्रत्येक देशी राज्य जो इसको स्वीकार करेगा वहां रेजिडेंट एक रखा जाएगा, जो अंग्रेज रेजिडेंट है वो वहां पर उसके राजधानी में रहेगा, ब्रिटिश प्रतिनिधि के तौर पे। क्लियर है। तो तीन बातें हम लोग देख लिए। जो सहायक संधि स्वीकार करेगा उन देशी राज्यों के साथ पहली शर्त रखी गई कि आपके विदेशिक संबंध कंपनी के पास चले जाएंगे, मतलब विदेश नीति कंपनी देखेगी, ठीक है। दूसरी बात क्या बोला गया, दूसरा बोला गया कि भारतीय राज्यों में अंग्रेजी कमान में देशी राज्यों के खर्च पर, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा या लिख भी लेंगे, देशी राज्य के खर्च पर सेना रखी जाएगी। क्लियर हो गया। तीसरी बात बोली गई कि देशी राज्यों के राजधानी में एक अंग्रेज रेजिडेंट रखे जाएंगे, ठीक है। चौथी बात बोली गई कि कोई देशी राज्य बिना कंपनी के अनुमति के, बिना कंपनी के अनुमति का आप किसी अन्य यूरोपियों को अपने यहाँ नौकरी पे नहीं रखेंगे, ठीक है। किसी यूरोपीय व्यक्ति को बिना कंपनी के अनुमति का अपने यहाँ रखने का अनुमति नहीं होगा देशी राज्यों को, ठीक है। देशी राज्यों को बोला गया किसी यूरोपीय व्यक्ति को अपने राज्य में आप नहीं रह सकते बिना कंपनी के अनुमति लिए हुए, ठीक है। अब ये चार चीजें तो आप देख रहे हैं अभी तक क्या सब कंपनी के पक्ष में गई। विदेश संबंध कंपनी के पास चला गया। देशी राज्य में सेना, अंग्रेजों की सेना किसके खर्च पे, देशी राज्य के खर्च पे। राजधानी में अंग्रेज रेजिडेंट और देशी राज्य यूरोपीय व्यक्ति को अपने यहाँ रख भी नहीं सकते। ये चार बातें कंपनी के पक्ष में थी। इसी तरह इन लोगों को बताया गया कि दो चीज हम आपको देते हैं देशी राज्यों को, कि आपको क्या लाभ होगा। तो देशी राज्य को बोला गया कि कंपनी क्या करेगी कि जो आपके शत्रु हैं उससे आपकी सुरक्षा करेगी, ठीक है। कि आपके शत्रुओं से, प्रत्येक प्रकार के शत्रुओं से सुरक्षा प्रदान करेगी। तो सुरक्षा की गारंटी दी गई कि आप पे कोई शत्रु आपका आक्रमण भी करेगा तो हम आपकी रक्षा करेंगे, ये गारंटी दी गई। दूसरी गारंटी दी गई कि आपके आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं, जो हम काट दे रहे हैं आपसे, आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। मतलब कहा गया कि आंतरिक मामले में आप स्वतंत्र होंगे, ठीक है, और आपकी हम रक्षा दूसरे राज्यों से करेंगे। ये दो कंपनी ने देशी राज्यों को लाभ बताए और ये सहायक संधि का फॉर्मूला किसने रख दिया, लॉर्ड वेल्लेस्ली ने ये विस्तृत सहायक संधि रख दिया। डुप्ले वाले में सिर्फ एक चीज जानेंगे हम लोग कि सहायक संधि की तरह का संधि वो देशी राज्यों, मतलब भारतीय राज्यों को अपनी सेना किराए पर देगा, संधि करेगा, ये है उसका बीज रूप देख सकते हैं। लेकिन विस्तार से ये शर्त के साथ जो सहायक संधि प्रणाली है वो डेवलप किसने किया, वेल्लेस्ली ने ही किया है, ठीक है। अब आप लोग समझिए कि ये तो शर्तें आ गई। अब इन शर्तों के साथ अगर कोई देशी राज्य समझौता कर लेता है कंपनी के साथ, तो हम लोग को कभी कभी क्वेश्चंस कंसेप्ट आधारित भी होते हैं। ये क्या फैक्ट है आपके पास है, ये तथ्य है, ये तो प्रावधान हो गया। अब कभी कोई क्वेश्चन पूछता है सहायक संधि से कंपनी को क्या लाभ हुआ, तो कंपनी को क्या लाभ हुआ आप खुद से भी समझ सकते हैं। इन शर्तों में ही लाभ और हानि छुपा हुआ है। तो कंपनी को लाभ होगा कि
भारतीय राज्यों में थे एक बड़ी महान सेना कंपनी को क्या हो गई, बड़ी सेना भारतीय राज्यों के खर्च पे मिल गई। ठीक है, अब उसको सेना के लिए अपने आंतरिक साधन से खर्च करने की आवश्यकता नहीं रही। ठीक है, जहां जहां देशी राज स्वीकार कर लेंगे सहायक संधि, सेना इसकी वहां तैयार हो जाएगी, उसके लिए इसको एक पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। मतलब अब सेना पे जो होने वाला व्यय था कंपनी का, जो खर्च था कंपनी का, वो सीधा कम हो गया और बिना खर्च किए इनकी सेना तैयार हो गई। ठीक है, अब देशी राज्यों के बारे में कहा जाता है कि इन लोगों ने क्या किया, सिर्फ अपनी सुरक्षा के नाम पे अपने आप को एक तरह से गिरवी रख दिया, अंग्रेजों के शरण में चले गए। अब देख रहे हैं सारी शर्तें अंग्रेजों की तरफ से, अंग्रेज रेजिडेंट जो रहा राजधानी में, वो धीरे धीरे इनके आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप करने लगा। शर्त में जरूर था कि आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं आगे चल के। जो अंग्रेजी रेजिडेंट होंगे वो राजधानी में रहेगा, तो क्या करेगा बैठ करके, वो षड्यंत्र का हिस्सा हो गया। वो छोटे छोटे मामलों में भी अपने हस्तक्षेप करने लगा। और तो एक तरह से जिन राजाओं ने सहायक संधि स्वीकार कर ली, वो राज तो बने रहेंगे, अपने राज्य को बनाए रखेंगे सिर्फ नाम मात्र का, लेकिन एक तरह से पूरी तरह से कंपनी के अधीन चले गए। उनकी अपनी जो स्वतंत्र हैसियत थी वो लगभग समाप्त सी हो गई। क्लियर है? ये लाभ हानि का जो विश्लेषण से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आप यहाँ पे पहुंचेंगे। ठीक है, अब इसे जो क्वेश्चन पूछता है, अभी तक जो आसान क्वेश्चन आता है वो सिंपल, सबसे आसान क्वेश्चन क्या आता है, वो आता है सहायक संधि प्रणाली, अंग्रेजी साम्राज्य विस्तार में सहायक संधि प्रणाली का विकास किसने किया है, वो बेल्जेली कहा गया। सहायक संधि प्रणाली के शर्तों से पूछता है, इसके प्रावधान में शामिल थे नहीं थे, तो वो सारी शर्तें आप याद रखेंगे, वो हो गया। फिर आपसे इससे लाभ हानि से पूछता है, कंपनी को क्या लाभ हुआ और देशी राज्यों को क्या लाभ हुआ या क्या हानि पहुंची, वो भी मैंने आपसे चर्चा कर लिया है। अब इसके बाद एक जो आसान सा प्रश्न होता है वो होता है कि सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य, सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य कौन कौन है या किसने पहले किया। सबसे अधिक जो पूछा गया है वही है कि सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य है, यही सबसे अधिक बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, वो है हैदराबाद 1798। ठीक है, आपका आंसर होगा हैदराबाद 1798 में पहला, सबसे पहला सहायक संधि स्वीकार करने वाला राज्य कौन बन गया, हैदराबाद बन गया। ठीक है, इसके बाद मैसूर 1799। ठीक है, मैसूर में आपको पता होगा, अगर आपको ध्यान में है, कि टीपू सुल्तान सहायक संधि स्वीकार नहीं करेगा। जब सहायक संधि स्वीकार नहीं करेगा, आक्रमण होगा, टीपू सुल्तान की हार होगी, उसके बाद उन लोग सहायक संधि स्वीकार कर लेगा। 1799 तंजौर, ये भी 1799 है। उसके बाद है, एक चीज ध्यान रखिएगा, मेरी मतलब हम लोग का जो रहता है, मेरा अपना जो आपको बताते जब भी हमें, तो अधिकांश बार क्या होता है, जो भी इस तरह की चीजें आपके पास रखी जाती है, इंफॉर्मेशन फैक्ट्स हम रखते हैं, वो क्रोनोलॉजी में ही होता है, एक क्रम में ही होता है। ठीक है, अगर कभी एग्जाम में आ जाएगा सहायक संधि स्वीकार करने वाले राजाओं का क्रम है पहले से, चलिए अगर आपको नहीं ध्यान में है ईस्वी सन, तो अगर ये भी ध्यान रहेगा कैसे कैसे आपने याद कर रखा था, कैसे कैसे हमने बता रखा था, तो समझिएगा वो क्रोनोलॉजी ही है। ठीक है, हम लोग को ये हैबिट हमेशा रखना चाहिए कि अगर हम इतिहास को पढ़ रहे हैं तो उसको क्रमबद्ध ही पढ़ेंगे। ठीक है, हिस्ट्री क्रमबद्ध ज्ञान नहीं है, कोशिश करना चाहिए क्रोनोलॉजी में ही याद रखने का प्रयास करें। ये क्रोनोलॉजी में ही आपको हम लिखते हैं, इधर आप भूल भी जाइएगा, दोनों 1799 कन्फ्यूजन अगर होगा भी तब भी आप समझिएगा कि हमने अगर 2 नंबर पे मैसूर का नाम रखा था तो 2 नंबर पे मैसूर ही है। ठीक है, 99% बार हम उसको क्रोनोलॉजी में ही बताने का प्रयास करते हैं सभी चीजों को। ठीक है, हैदराबाद, मैसूर, तब तंजौर आया, और तंजौर के बाद अवध, चौथा राज्य बना अवध। 1801 में अवध ने सहायक संधि स्वीकार कर लिया। इसके बाद पेशवा, पेशवा भी 1801 ही है, लेकिन दिसंबर में है, बाद में है। ठीक है, हम आपसे लगातार कह रहे हैं, जो क्रम में हम नीचे रखेंगे वही बात का होगा। तो अवध आएंगे तब पेशवा आया 1801 में। पेशवा के बाद भोसले, बराड़ के भोसले, जो भोसले हैं बराड़ में रखे, यहाँ का था ये लोग, बराड़ में भोसले लोगों का राज है। ठीक है, बराड़ के भोसले, ये अलग से ही पूछता है आपसे, बराड़ के भोसले। ठीक है, तो बराड़ के भोसले इन लोगों ने 1803 में स्वीकार कर लिया। इसी तरह सिंधिया 1804 में स्वीकार कर लिया, सिंधिया 1804। ठीक है, ये महत्वपूर्ण देशी राज्य हैं जिन्होंने सहायक संधि स्वीकार की, हम आपको क्रम से बता दिए हैं।
आपको ध्यान रखना चाहिए, पूरा क्रम भी ध्यान रख सकते हैं, कम से कम हैदराबाद सबसे पहला, ये तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और आजकल जैसे क्वेश्चंस को हम लोग बोलते हैं ना कि थोड़ा टफ पूछा है, बना दिया, तो कैसे बनाएगा टफ? हिस्ट्री वही है, आसान और कठिन प्रश्न केवल उसकी प्रकृति को चेंज करके ही बनाए जाते हैं। अब इसमें आपसे एक साथ पूछेगा कि किसने नहीं स्वीकार किया, आपके लिए थोड़ा मुश्किल है, सब नाम जानते हैं तब बता पाएंगे। फिर और थोड़ा मुश्किल करेगा, पूछेगा सहायक संधि स्वीकार करने वाले देशी राज्यों का सही क्रम है, आपसे क्रम पूछ दिया वो, तो आपको ध्यान रखना चाहिए हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, तब अवध, तब पेशवा, तब भोसले, तब सिंधिया, ये क्रम है आपके पास। क्लियर है? इसके अलावा राजस्थान के कुछ राज्यों ने ही बाद में स्वीकार किया है, इसमें कि जोधपुर, जयपुर, ठीक है, भरतपुर, बूंदी, इन राज्यों ने भी सहायक संधि बाद में जाकर स्वीकार की। ठीक है, यहां तक आपको ध्यान रखने का जरूरत है, यहां तक आप ध्यान रखेंगे। ठीक, हमने पहले भी चर्चा किया था, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। मैसूर के संदर्भ में चर्चा कर दिया था कि वेलजली ने सहायक संधि का प्रस्ताव रखा, ठीक है, लेकिन कहां के शासक ने स्वीकार नहीं किया, फलतः अंग्रेजों ने उनके खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। एक प्रश्न क्या बना कि वेलजली के सहायक संधि के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करने के कारण अंग्रेजों ने युद्ध की घोषणा की, या युद्ध क्या, कौन सा राज्य है? अवध। अभी आपसे चर्चा की, मैसूर में टीपू स्वीकार नहीं करेगा, आपको पता होगा टीपू सुल्तान, हम लोग पढ़ चुके हैं कि टीपू सुल्तान ने नहीं स्वीकार किया, तब टीपू सुल्तान के सहायक संधि स्वीकार नहीं करने के कारण ही टीपू का आक्रमण हुआ, और इसी आक्रमण में 1799 में श्रीरंगपट्टम में इसकी मृत्यु हो गई। और इसकी मृत्यु के बाद जो उसका बडियार वंश था, कौन सा वंश था वहां पे? बडियार वंश था मैसूर का, जो मूल वंश था, ठीक है, बडियार वंश को रिप्लेस करके ही नंदराज आए थे, और उसको रिप्लेस करके हैदर अली आए थे, ठीक है, उसका बेटा टीपू सुल्तान आया था। टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई, अंग्रेजों ने बडियार वंश वाले को, उसके एक बच्चे को राजा मान लिया और सहायक संधि उस पर लागू कर दी। तो सहायक संधि नहीं स्वीकार करने के कारण से युद्ध के बाद इसको अपने अधिकार में लिया गया अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है, किसको? मैसूर को। ये भी कोई प्रश्न में अलग से आपसे आ सकता है, इसलिए मैंने अलग से एक चर्चा कर दिया है। ठीक है, बस वेलजली के विषय में मुख्य रूप से उसका सहायक संधि था, यहां तक कि हम लोग को देखना था उसका सहायक संधि। ठीक है, हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। 1793 तक हम लोग देख लिए हैं, 1793 से 98, फिर वहां था, फिर 1805 तक वेलजली में देख लिए। 1798 से 1805 तक वेलजली का पीरियड है। इसके बाद आए सर जॉर्ज बार्लो। देखिए, कुछ गवर्नर जनरल ऐसे हैं जिनके बारे में बहुत कम महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपको जाननी है, लेकिन सिर्फ क्रम के दृष्टि से, क्रोनोलॉजी की दृष्टि से नाम ध्यान रहा तो बेहतर। सर जॉर्ज बार्लो 1805 से 7, ये 2 साल तक गवर्नर जनरल हैं भारत के। ठीक है, इनके पीरियड में ऐसा कोई महत्वपूर्ण काम नहीं है, ठीक है, कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं है जो कि आपसे क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता हो, उम्मीद बहुत कम है। बहुत अगर होगा तो एक घटनाक्रम इनके समय में हुआ, वो महत्वपूर्ण घटनाक्रम क्या है? तो 1806 में बेल्लौर में सैनिकों का विद्रोह है, सिपाही विद्रोह है। बेल्लौर में सेना का विद्रोह, सिपाही विद्रोह बोलिए, सेना का विद्रोह है 1806 बेल्लौर। ठीक है, ये आपसे पूछता है 1806 में जो सेना का विद्रोह है, ये बार बार पूछा जाता है, ये क्यों महत्वपूर्ण है? 1806 सेना का जो विद्रोह है, 1806 में बेल्लौर में सेना ने विद्रोह किया, ये महत्वपूर्ण घटना बन जाता है, क्यों? देखिए, 1806 का जो बेल्लौर का विद्रोह है मेरा सेना का, वो धार्मिक आधार पे सेना का पहला विद्रोह है। धार्मिक कारण से सेना का पहला विद्रोह कौन है? यही बेल्लौर का विद्रोह ही है। ये क्यों हुआ था? बेल्लौर के विद्रोह का क्या कारण है? जातीय जो पहचान है, इस पे प्रतिबंध लगाया गया। ठीक है, क्या कहा? जो तिलक लगाते थे, ये तिलक लगाने पे, पगड़ी पहनने पे, इस पे प्रतिबंध लगा दिया गया कि अब आप तिलक नहीं लगा सकते, पगड़ी नहीं पहन सकते। तब क्या हुआ? इसी के कारण से ये विद्रोह हुआ था बेल्लौर का। इसके जगह पे क्या बोला गया था? इनको बोला गया था हेट पहनेंगे, एक तुर्रा लगा होता था इस हेट पे, ठीक ना, हेट पहनने के लिए बोला गया, तुर्रा लगा होता था। इसके कारण से इन लोगों ने विद्रोह किया था। ये बेल्लौर का जो विद्रोह है, धार्मिक कारणों से सेना का पहला विद्रोह है। ये बहुत बार पूछता है, सेना का पहला विद्रोह धार्मिक कारणों से कब होना है? ये यही सेना का पहला विद्रोह है 1806 बेल्लौर। ठीक है,
इस समय सर जॉन बार्लो ही थे। ठीक है, उसमें आप एक चीज इंफॉर्मेशन वेलजेली में लिख लीजिएगा, वेलजेली वाले में एक लाइन छूट गया था, वो है कि इनके समय में, वेलजेली के समय में ही फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई। ठीक है, वेलजेली के समय में आपको इन्फॉर्मेशन जो एक लिखना था वो था कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना वेलजेली के काल में ही हुई है। ठीक है, यह फोर्ट विलियम कॉलेज क्या था, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना वेलजेली के समय में हुई। ये जो कॉलेज था वो किसके उद्देश्य से था, तो आईसीएस पास करने वाले लोगों का ट्रेनिंग कॉलेज था। आईसीएस में जो लोग कंप्लीट करते थे उसका प्रशिक्षण देने के दृष्टिकोण से जो फोर्ट विलियम कॉलेज खोला गया वेलजेली के समय में पहला। ठीक है, ठीक, आगे बढ़ेंगे। इसका आता है लॉर्ड मिंटो। ठीक है, वार्लो के बाद लॉर्ड मिंटो का पीरियड शुरू हुआ। लॉर्ड मिंटो फर्स्ट है, ये 1807 से 13। तो मिंटो फर्स्ट, दूसरे मिंटो को भी हम लोग आगे पढ़ना है, इसलिए 1807 से 13। ठीक है, लॉर्ड मिंटो फर्स्ट आएंगे। इनके समय में भी ऐसी कोई बहुत महत्वपूर्ण घटना नहीं है, एक दो घटना है जिसको हम लोग देख लेंगे। एक तो 1807 से 13 इनका पीरियड हम देख रहे हैं, तो आपको पता होगा 1813 में भी एक एक्ट आएगा। 1813 का चार्टर एक्ट जो आएगा, स्वाभाविक 1813 का चार्टर एक्ट किसके समय में आया, तो लॉर्ड मिंटो फर्स्ट के समय में आया। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा, अगर आपको ध्यान रहा होगा, अगर आप ध्यान रखेंगे, चूंकि हम लोग सिख पढ़ चुके हैं अगर, तो वहां पे आप देखेंगे एक चीज कि इनके पीरियड में 1809 में एक संधि होनी है सिखों के साथ, वो अमृतसर की संधि है। अमृतसर की संधि किसके समय हुई है, लॉर्ड मिंटो के समय में हुई है। ठीक है, अब आप लोग हमको सिर्फ इतना बता दीजिए कि अमृतसर की संधि किसके साथ हुई। अमृतसर की संधि कौन है सिख के तरफ से जी, है ध्यान में, सिखों के साथ संधि है, इतना आपको बता रहे हैं। ठीक है, रंजीत सिंह तो सिखों की तरफ से आ गया नाम निकल के, कुछ लोग बता रहे हैं कि रंजीत सिंह की तरफ से, इस बात की प्रतिज्ञा बता रही है। अंग्रेजों की तरफ से कौन था, रंजीत सिंह किसके साथ संधि करेंगे, ये तो गवर्नर जनरल मिंटो फर्स्ट है, इसके समय में, इसके काल में अमृतसर की संधि 1809 हुई, ये भी सही। सिखों की तरफ से रंजीत सिंह हैं, ये भी सही। अंग्रेजों की तरफ से पूछता है एग्जाम में, अमृतसर की संधि किसके किसके बीच हुई। ठीक है, ठीक है, स्वाति लिख रही है मेटकॉफ, सही है मेटकॉफ, ठीक ना, हाँ ठीक है, अंकित भी मेटकॉफ लिख रहे हैं। इतना समय होता है कि आप लोग कॉपी भी खोल के देख लीजिएगा वापस। खैर, हमको उम्मीद करते हैं कि याद रहता है उसी सब। ठीक है, मेटकॉफ है। ठीक है, तो पहला अमृतसर की संधि जो हम लोग देख रहे हैं रंजीत सिंह और मेटकॉफ के बीच। देखिए, इतिहास को पढ़ना इसी तरीके से है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे उससे संबंधित पिछला जो हम लोग पढ़ते जा रहे हैं उससे संबंधित चीजें फिर से आएंगी सामने, हम आपसे बार बार दोहरा रहे हैं। उस समय फिर हम लोग इसका चर्चा करेंगे ताकि आपके रिवीजन में आ जाए दिमाग में, और नहीं भी आए तो आपको लगे कि ये रिवीजन में हमसे छूटा हुआ है, मेरे पकड़ में नहीं है, जबकि हम पढ़ चुके हैं। तो अभी हिस्ट्री मेरा पूरा होगा। इस तरीके से हिस्ट्री पढ़ाने का हमने आपके पास जो रखा है वो इसी पर्पज से रखा है कि एक बार हम लोग घटनाक्रम को देख लिए उधर, फिर से हम देख रहे हैं गवर्नर जनरल को, फिर से आंदोलन को अलग से देखेंगे, या फिर जो एक्ट आ रहा है 13 के एक्ट यहाँ पे आया, फिर 13 के एक्ट हम लोग अलग से ही पढ़ेंगे, फिर वहां कुछ चीजें आएंगे। तो 2-3 बार क्लास में ही आपके साथ उस पर चर्चा हो जाएगी, तो आपके दिमाग में रिकॉल होते रहना चाहिए चीजें। जब 2-3 बार रिकॉल हो जाएंगी तो हमेशा के लिए आपके दिमाग में बना रह जाएगा। ठीक है, खैर रिविजन करने का प्रयास करेंगे। तो 1809 में जो अमृतसर की संधि है वो रंजीत सिंह और मेटकॉफ के बीच में हुई। संधि की शर्तें आपको जो हम बार बार दोहरा रहे हैं वहां से रिविजन करके देख लेंगे। अब हर बार प्रत्येक चीज सब जगह पढ़ाएंगे तो दिक्कत होगा, यह आपको खुद से खुद समझ में आ जाना चाहिए। ठीक ना, हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि जो 2-3 बार आएगा, एक जो भी हिस्ट्री का चीज है हम लोग इस तरह से पढ़ रहे हैं, कोई चीजें प्रत्येक 2-3 बार आपके सामने आएंगी, तो आपके दिमाग में वो रिविजन में चलना चाहिए उसके शब्दी प्रावधान। और नहीं चला तो कोई बात नहीं है, क्लास के बाद फिर से उसको देख लीजिएगा, अच्छा उसमें क्या था। ठीक है, ठीक। अब नेक्स्ट हमारे हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स हैं, 2 ही चीज उनमें जानना था, इसका लॉर्ड हेस्टिंग्स को जानेंगे। लॉर्ड हेस्टिंग्स को जानेंगे, लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग्स का पीरियड है 1813 से 23, लंबे समय तक रहेंगे भैया। फिर महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल 1813 से 23 तक। इसके पहले भी हम लोग एक हेस्टिंग्स पढ़े हैं, क्या नाम था उनका, वारेन हेस्टिंग्स है। ठीक है, ये लॉर्ड हेस्टिंग्स है,
क्लियर है? दोनों अलग अलग हैं, वारेन हेस्टिंग्स अलग है, ये लॉर्ड हेस्टिंग्स अलग है। ठीक है, दोनों का नाम ध्यान रखिएगा, मिलता जुलता नाम है। ठीक है, अब लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में जो हम लोग को पहले चीजें देखनी वो देखना है नेपाल के साथ युद्ध। नेपाल के साथ युद्ध, इनका पहला जो महत्वपूर्ण चीज हम लोग देखेंगे वो है नेपाल के साथ युद्ध। देखिए नेपाल वालों ने क्या किया, सब चीजें समान चल रही थी, लेकिन अब नेपाल ने क्या कि बस्ती के उत्तर में, बस्ती और गोरखपुर का जो जिला है, तो बस्ती के उत्तर में एक जिला था बटवाल। ठीक है, तो नेपाल ने क्या किया, बटवाल जिला है, बटवाल डिस्ट्रिक्ट, और उसके पूरब में, बटवाल के पूरब में एक डिस्ट्रिक्ट था शिवराज। ठीक है, तो नेपाल ने क्या किया, बटवाल और शिवराज जिला पर अधिकार कर लिया। ठीक है, देखें नेपाल ने क्या किया, बटवाल और शिवराज जिला पर अधिकार कर लिया। विवाद यहीं से शुरू हुआ, अंग्रेजों और नेपालों का जो विवाद है नेपाल का, वो यहीं से शुरू होना है। ठीक है, कोई बात नहीं, जब उन लोगों ने अधिकार कर लिया, अंग्रेजों ने कुछ ज्यादा हो हल्ला नहीं किया, बल्कि क्या किया, अभियान चलाया और वापस बटवाल और शिवराज पर कब्जा कर लिया। ठीक, तो गोरखाओं ने बटवाल और शिवराज जिला पर अधिकार किया था, अंग्रेजों ने वापस इस पर अधिकार कर लिया, सिंपल सा बात था। लेकिन जब दूसरी बार अधिकार हुआ, तब गोरखाओं को लगा कि मेरे क्षेत्र में अधिकार है, और गोरखाओं ने युद्ध की आक्रमण कर दिया बटवाल पे। 1814 की घटना रहेगी, 1814 में फिर से इस बटवाल पे गोरखा आक्रमण हो गया, गोरखाओं ने फिर से आक्रमण कर दिया। ठीक है, अब जब गोरखाओं ने आक्रमण कर दिया फिर से, अब हेस्टिंग्स आया हुआ यहाँ पे, कौन है, हेस्टिंग्स है, इसने युद्ध की घोषणा कर दी। कहा कि ठीक है, जब आक्रमण ही हो रहा है तो हम युद्ध लड़ेंगे। ठीक है, और हेस्टिंग्स ने क्या किया, युद्ध की घोषणा कर दी। बिल्कुल आराम से हम लोग समझ रहे हैं कि ये नेपाल युद्ध मेरा कैसे चला। बटवाल और शिवराज जिला पर नेपाल वालों ने अधिकार किया, अंग्रेजों ने वापस उसको छीन लिया, गोरखाओं ने फिर से 1814 में इसी बटवाल पे आक्रमण किया। जब दोबारा आक्रमण कर दिया तो हेस्टिंग्स ने क्या किया, युद्ध की घोषणा कर दी कि ठीक है, नेपाल के साथ युद्ध की घोषणा की। और युद्ध की घोषणा के बाद एक जनरल गिलिस्पाई को भेजा गया, जनरल गिलिस्पाई आए, उनका नाम था जनरल गिलिस्पाई, जनरल गिलिस्पाई। ठीक है, जनरल गिलिस्पाई को भेजा गया। जो जनरल गिलिस्पाई ने वहां का एक कालंग नामक दुर्ग है, कालंग दुर्ग पे आक्रमण किया। नेपाल के नियंत्रण में रहेगा कौन सा दुर्ग है, यह कालंग का दुर्ग है। जनरल गिलिस्पाई कालंग दुर्ग पे आक्रमण किया। इस पे आक्रमण करेगा तो आक्रमण क्या है, विफल रहा, नहीं सफल हुआ। गिलिस्पाई की हार होगी, और ना केवल हार हुई बल्कि इसकी मृत्यु भी हो गई। यही पे जनरल गिलिस्पाई की मृत्यु हो गई। क्लियर है? तो पहला अभियान अंग्रेजों का जो रहा गोरखों के खिलाफ, गोरखों ने किसको पराजित कर दिया, बिल्कुल आप देख रहे हैं, आंग्ल नेपाल युद्ध प्रारंभ हुआ। हेस्टिंग्स ने जो पहला अभियान भेजा जनरल गिलिस्पाई के साथ, इसने कालंग दुर्ग पर अधिकार के लिए हमला किया, लेकिन इसमें इस जनरल की हार हुई और इसकी यहाँ मृत्यु भी हो गई। ठीक है, इसके बाद अंग्रेज एक दूसरे जनरल भी हारेंगे, अंग्रेज की लगातार 2 हार होगी। ये बड़ा हार था गिलिस्पाई का, इसलिए हम लोग इसको ध्यान रखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, लेकिन इसके बाद अंग्रेजों ने फिर से अभियान किया, लगातार 2 हार के बाद अंग्रेजों ने हार नहीं मानी और फिर से अभियान के एक बड़ा अभियान किया। इस बार कर्नल निकल्स और गार्डनर आए। अंग्रेजों ने किसको भेजा हो, तो कर्नल निकल्स और गार्डनर। देखिए कहानी की तरह इसको एक बार ध्यान रखने का प्रयास करेंगे, क्वेश्चन जहां पर आएगा फिर हम चर्चा करेंगे कि ज्यादा सामना किस चीज की है। लेकिन कर्नल निकल्स और गार्डनर के नेतृत्व में सेना फिर से भेजी गई, और जब ये सेना आएगी इस बार 3 लोगों ने क्या किया, जीता। इस बार गोरखाओं की हराएंगे, अल्मोड़ा में हरा दिए। अल्मोड़ा में, अल्मोड़ा कहाँ है, तो कुमाऊं की पहाड़ी पर है, कुमाऊं की पहाड़ी है, इसी कुमाऊं पहाड़ी पर अल्मोड़ा जिला था। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, गोरखा हारे, गोरखा की हार हुई। ठीक है, अब जब कर्नल निकल्स और गार्डनर आएंगे तो अल्मोड़ा में ये लोग हारे। ठीक है, अल्मोड़ा पे अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ेगा ये लोग, एक था जनरल आक्टर लोनी,
इसका नाम भी पूछता है। नेपाल विजय का जो श्रेय है गोरखाओं पे, इसी को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? अख्तर लोनी को। इसका नाम ध्यान रखिएगा। आंग्ल नेपाल युद्ध में गोरखाओं को पराजय करने वाला का श्रेय जनरल अख्तर लोनी को ही दिया जाएगा। ठीक है, अगर ये पूछेगा गोरखाओं को पराजय तो अख्तर लोनी के नेतृत्व में ही होनी है। अख्तर लोनी ने क्या किया? पहले अमर सिंह थापा को हराया। अमर सिंह थापा को हरा के मलाओ शहर था, मलाओ, वहां कब्जा कर लिया। क्या किया इसने? मलाओ पर कब्जा किया। ठीक है, मलाओ, मलाओ पर कब्जा किया अमर सिंह थापा को हरा के। ठीक है, इसके बाद जब मलाओ में ये लोग हार गए अमर सिंह थापा, इन लोगों ने प्रयास किया गोरखाओं ने कि हम लोग को शांति वार्ता कर ले, अब समझौता हो जाए, अब युद्ध नहीं लड़ेंगे। लेकिन अंग्रेज अभी इस मूड में नहीं थे कि शांति वार्ता हो। अंग्रेज आगे बढ़े, मतलब ये अख्तर लोनी ही आगे बढ़ेगा। अंग्रेज आगे, अब तो सेना अख्तर लोनी की चल रही है। अख्तर लोनी मलाओ के बाद फिर से आगे बढ़ा और मकवनपुर में, मकवनपुर, ठीक है, कहां पे? मकवनपुर में 1816 में गोरखाओं को हराया। 1816 में ये गोरखाओं की बड़ी हार है। ठीक है, गोरखाओं की बड़ी हार सामने आई कहां पे? मकवनपुर में। ठीक है, अब इस हार के बाद गोरखाओं ने फिर से प्रयास किया कि भाई अब शांति वार्ता हो जाए, अब युद्ध नहीं करेंगे। तो अब अंग्रेज भी थोड़े इच्छुक हो गए, क्योंकि अंग्रेज भी देख चुके थे गोरखा को ये हरा रहे हैं जरूर दो जगह, लेकिन इतनी आसानी से नहीं हार रहे थे। शुरू के 2 लड़ाई में हम लोग देखे हैं कि गोरखा जीतेंगे, इसके बाद की 2 लड़ाई अल्मोड़ा में और मकवनपुर में गोरखा हार गए। ठीक है, हम लोग देख रहे हैं पहले एक जगह पे जनरल निकल्स था और फिर उसका जनरल अख्तर लोनी आया जो मलाओ में और मकवनपुर में गोरखाओं को हराएगा। ठीक है, तो अंग्रेज भी देख रहे थे गोरखा बड़े मतलब साहसी ढंग से, जुझारूपन ढंग से लड़ रहे थे, इसलिए ये भी संधि के लिए तैयार थे। अब फलता एक संधि सामने आई, गोरखाओं ने संधि के लिए पेशकश किया और एक संधि सामने आई। ठीक है, यहां तक नाम अख्तर लोनी का ध्यान रखेंगे, आपसे पेपर क्वेश्चन के हिसाब से डिस्कस कर रहे हैं। ठीक ना, कि अख्तर लोनी को गोरखाओं को हराने का श्रेय है। अब एक संधि होगी, कही है सगोली की संधि। अब आपसे आंग्ल नेपाल युद्ध जो समाप्त होगा ये पूछा जाएगा किस संधि से? अब बता दीजिएगा। सगोली की संधि से, 1816। सगोली की संधि 1816 से क्या होना है? आंग्ल नेपाल युद्ध समाप्त हो जाना है। अब इससे हुआ क्या इस संधि में, इसको हम लोग देखेंगे। तो कंपनी को क्या मिला? कंपनी को गढ़वाल और कुमाऊं के जिले मिल गए। गढ़वाल जिला और कुमाऊं, कुमाऊं के जिले किसको मिल गए? कंपनी को मिल गए। गढ़वाल और कुमाऊं जिला कंपनी को मिल गया। फिर सिक्किम था नेपाल के ही प्रभाव में। नेपाल ने क्या किया? सिक्किम को खाली कर दिया। नेपाल से, सिक्किम से नेपाल हट गया। सिक्किम से नेपाल वाले क्या कहे? गैल्फा हट गए यहां से अब। ठीक है, यहां से हट गया सिक्किम से भी ये लोग, इससे भी हाथ से निकल गया। काठमांडू में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखना तय हो गया। तीसरी बात क्या हुई? बोला गया ठीक है भाई, अब काठमांडू में भी एक, आपको पता है सहायक संधि में लोग क्या करता था? रेजिडेंट रख देता था। वही बात बोला कि काठमांडू में एक रेजिडेंट रखेंगे। तो ये सगोली की संधि है। आप देख रहे हैं सगोली की संधि में कुछ इलाके गढ़वाल कुमाऊं किसको मिल गए भाई? अंग्रेजों को मिल गए। सिक्किम खाली हो गया और काठमांडू में एक रेजिडेंट रखा गया। गढ़वाल और कुमाऊं मिलने से अंग्रेजों को लाभ क्या हुआ? अंग्रेजों को बड़ा लाभ ये हुआ कि आप जितना महत्वपूर्ण अभी आप टूरिस्ट प्लेस सुनते हैं, इसी जिला का हिस्सा था, वो अंग्रेजों को मिल गया। जैसे शिमला, शिमला, मंसूरी, रानीखेत और नैनीताल जैसे जगह अब अंग्रेजों के में आ गए। अंग्रेजी की सीमा उत्तर पश्चिम हिमालय को टच करने लगी। ठीक है, और शिमला, मसूरी, रानीखेत, नैनीताल, ठीक है, जैसे जिले, जैसे स्थान अब किसके पास आ गए? कंपनी के पास आ गए। क्लियर है? तो ये कंपनी के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ सगोली का संधि। ठीक है, ये गोरखाओं की हार हुई और अंग्रेजों के पक्ष में ये संधि हुई। ठीक है, इसी समय अगर हम लोग देखेंगे सिक्किम का राजा कौन है? चोग्याल है। घटनाक्रम देखिएगा, क्योंकि आपको पता है, हम बता रहे हैं आपसे कि सिक्किम जो है इसी समय क्या होगा, इन लोगों ने खाली किया है। किसने खाली किया सिक्किम को? सिक्किम को खाली किया नेपाल वालों ने। तो सिक्किम में राजा था चोग्याल, चोग्याल राजा है। ठीक है ना, इसने संधि की थी अंग्रेजों से। इसने अंग्रेज और नेपाल के साथ जो संधि किया और जो बॉर्डर निर्धारित हुआ उसमें कंपनी और नेपाल का, मतलब कंपनी और नेपाल की जो बॉर्डर निर्धारित की गई, वो बॉर्डर जो आज भी मान्य होगा।
इस लोगों ने मान लिया था कि तीस्ता और मेची नदियों के बीच का क्षेत्र जो मिल गया सिक्किम को, ये उसका बॉर्डर हो गया। ठीक है, और एक गोरखाओं को क्या फायदा हुआ? इस सगोली की संधि से गोरखाओं को जो सबसे अधिक फायदा होगा वो आप देखेंगे क्या? गोरखाओं की बड़े पैमाने पे सेना में भर्ती। ठीक है, इसी युद्ध के बाद से अंग्रेजों ने क्या किया है, गोरखा को अंग्रेजी सेना में भर्ती किया जाने लगा। ठीक है, और बड़ी सेना में गोरखा सैनिक जो है अंग्रेज के साथ मिले, अंग्रेजी सेना में भर्ती हुए। और आपको पता है कि आगे चल करके ये गोरखा सैनिक अंग्रेजों के बहुत काम आएंगे और अंग्रेजी साम्राज्य के ये अंत तक पक्षधर बने रहे। आपने देखा होगा 1857 के बार को, अगर आपने पढ़ा होगा उसके विद्रोह को, तो आप देखेंगे कि वहां पे गोरखा सैनिक अंग्रेजों के साथ खड़े रहेंगे और उस विद्रोह को दबाने में गोरखाओं ने क्या किया, महत्वपूर्ण रोल प्ले किया था। ठीक है, 1857 के विद्रोह में हमको पता है कि 3 सैनिक ऐसा होगा, 3 सैनिक रेजिमेंट होगा जो किस तरह से लड़ेगा, अंग्रेजों की तरफ से लड़ेगा। वो गोरखा होंगे, पठान होंगे और सिख होंगे, गोरखा। ठीक है, ये अंग्रेजों की तरफ से लड़े। बार बार पूछा जाता है, ठीक है, कि विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो गोरखा सैनिक जो इस समय से अंग्रेजी सेना में शामिल होने लगेंगे वो अंत तक अंग्रेजी साम्राज्य के पक्षधर बने रहे। ठीक है, ये महत्वपूर्ण रहा अंग्रेजों के लिए भी और गोरखाओं के लिए भी। ठीक है, इसका दूसरा काम हम लोग देखेंगे हेस्टिंग्स का। बस 2 महत्वपूर्ण काम है इनका। दूसरा इसका महत्वपूर्ण काम है पिंडारी का दमन। ठीक है, पिंडारियों का दमन इसका दूसरा महत्वपूर्ण काम है हेस्टिंग्स का। इनके पीरियड में पिंडारी की जो शक्ति है उसका दमन कर दिया गया। देख, अभी पिंडारियों के बारे में हम लोग कुछ बातें जानेंगे। बेसिक बात कम से कम जानिए कि पिंडारी है कौन। तो ये पिंडारी मराठों के साथ रहते थे, मराठों के साथ सहायक सेना के रूप में काम करते थे। इनका प्रारंभ उसी रूप में हुआ जैसे बाजीराव फर्स्ट के समय में। जब बाजीराव फर्स्ट पेशवा होंगे उस समय ये जो पिंडारी हैं ये क्या थे, तो इनके तरफ से भाग लेते थे। अवैतनिक सैनिक थे ये, अवैतनिक सैनिक के रूप में ये बाजीराव फर्स्ट के समय में भाग लेते थे। क्लियर है? अब खुद से समझिए, जब ये अवैतनिक सैनिक के रूप में भाग लेंगे तो क्या होगा, उनको वेतन कहां से आएगा, पैसा नहीं लेंगे, लेकिन सेना के रूप में भाग लेते थे मराठों की तरफ से। तो निश्चित रूप से जब ये लूटपाट होता था उसमें शामिल होते थे पिंडारी, तो लूटपाट का हिस्सा बनते थे। क्लियर है? ये बाजीराव फर्स्ट के समय से ही ये मराठा सैनिक के साथ रहे। ठीक है, फिर आगे आकर के पानीपत का युद्ध हुआ। आपको पता है पानीपत के युद्ध में मराठों की तरह से हार हो गई। तो पानीपत के युद्ध के बाद ये लोग क्या किए, मालवा में बस गए। कहां बस गए? अब आपसे पूछेगा पिंडारियों का मुख्य रूप से क्षेत्र कहां बन गया, मालवा बन गया। फिर से आप देख रहे हैं मालवा। ठीक है, पिंडारी कहां बस गए, तो मालवा के क्षेत्र में ये बस गए। और मालवा में बसने के बाद ये अब 3 लगभग मुख्य रूप से 3 पार्ट में बटे। ठीक है, 3 भाग में ये लोग अपना काम करने लगे, सिंधिया, होलकर और निजाम के यहाँ। कुछ लोग सिंधिया के साथ हो गया, कुछ लोग होलकर के साथ हो गया और कुछ लोग निजाम के साथ हो गया। ठीक है, तो सिंधिया के साथ निजाम, सिंधिया शाही, निजाम शाही और होलकर शाही के रूप में ये लोग पिंडारी लोग काम करने लगे। उसके सेना के साथ ये लूटपाट में हिस्सा बन गए। ठीक है, मल्हार राव होलकर ने, होलकर में मल्हार राव होलकर, ठीक है, मल्हार राव होलकर जब होलकर सरदार होगा तो मल्हार राव होलकर ने इन पिंडारियों को एक सुनहला झंडा दिया था। सम्मान के स्वरूप क्या दिया, एक सुनहला झंडा प्रदान किया था। ये भी आपसे पीटी में आता है कि पिंडारियों को सुनहला झंडा प्रदान करने वाला कौन है भैया, तो आप बताएंगे मल्हार राव होलकर है, होलकरों ने किया। ठीक है, देखते होंगे आप उस समय, आप देखेंगे कहां पर, उस समय के बारे में तो देखेंगे नहीं, लेकिन किताब में अगर फोटोग्राफ देखते होंगे तो वहां देख सकते हैं। नहीं तो अगर बहुत सारी फिल्में आई हैं जिसपे इन लोगों का भी कहानी है, तो आप देखते होंगे इनके एक झंडा इन लोग लगा के चलेंगे। ठीक है, तो सुनहला झंडा, गोल्डन कलर का झंडा इनको मिला। ठीक है, कि भाई लगाइए, आपको दिया गया सम्मान में सुनहला झंडा, को एक गोल्डन फ्लैग मिला। किसने दिया, मल्हार लाल होलकर ने दिया था। किसको दिया, पिंडारियों को दिया। ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे। यहां तक तो ठीक है। अब जब इनकी गतिविधियां बढ़ी, जब ये सब अलग अलग हो गए, सिंधिया अलग हो गए, होलकर अलग हैं, ठीक है, निजाम से अलग है, मराठे थोड़ा कमजोर पड़े, तब इन लोगों ने क्या किया, अब पिंडारियों ने कभी कभी मराठों पे भी आक्रमण कर देते थे, अंग्रेजों पे भी आक्रमण करने लगे। ठीक है, लूटपाट अंग्रेजी यहाँ भी घुस के करने लग गए। जब अंग्रेजों के यहाँ आक्रमण करने लग गए तब अंग्रेजों ने इसको
चुनौती के रूप में लिया, ठीक है, और वहीं से इनके दमन की कहानी शुरू होगी। अब देखें इन लोगों ने क्या किया, सबसे पहले अंग्रेजों के यहाँ भी आक्रमण किए हैं, ठीक है। जब अंग्रेज के आक्रमण किया तो हेस्टिंग्स है, हेस्टिंग्स ने सोचा अब इनका दमन के लिए कोई विशेष अभियान हम लोग को चलाना होगा, और एक विशेष अभियान चलाया गया, ठीक है। हेस्टिंग्स ने इनका दमन का अभियान चलाया, और इसके दमन का अभियान चलाया तो इसके पिंडारियों के 3 महत्वपूर्ण नेता हैं। हम लोग 3 महत्वपूर्ण नेता को देखेंगे। पहले एक थे करीम खां, दूसरा था वासिल मोहम्मद, तीसरा था चीतू, ठीक है। पिंडारियों के 3 महत्वपूर्ण नेता हुए चीतू, वासिल मोहम्मद, करीम खां और एक अमीर खां भी है। 3 महत्वपूर्ण है, चौथे भी ऐसे अमीर खां एक चौथा नेता है, ठीक है। तो करीम खां पराजित हुआ। हेस्टिंग्स क्या करेगा कि सेना लेकर के चला, अब उसने पिंडारियों का दमन का निश्चय किया और सैनिक अभियान पिंडारियों के खिलाफ प्रारंभ कर दिए। जब सैनिक अभियान प्रारंभ किया तो करीम खां पराजित हुआ पहले, इसने क्या किया, सरेंडर कर दिया, आत्मसमर्पण किया मेलकम के पास। जब ये आत्मसमर्पण कर देगा तो अंग्रेजों ने इसे मारा नहीं, बल्कि एक छोटी सी जागीर दे दी, गोरखपुर के पास एक जागीर दे दिया कि जाओ वहीं पर रहो, ठीक है। तो इसका क्या हुआ भैया, तो गोरखपुर के पास इसको एक जागीर मिल गई, किसको, करीम खां को, ठीक है। बचे बासिल मोहम्मद, तो बासिल मोहम्मद ने क्या किया, जब इसको लगा कि अब हार होगी मेरी, तो भाग गया सिंधिया के यहाँ। कहाँ चला गया, सिंधिया के यहाँ शरण लिया। इतना सब आपसे क्वेश्चन में है, ठीक है। बासिल मोहम्मद सिंधिया के यहाँ शरण लेगा, सिंधिया क्या करेगा, इसको अंग्रेज को दे देगा। सिंधिया के यहाँ गया था बचने के लिए, लेकिन सिंधिया ने क्या किया, अंग्रेजों को दे दिया। अंग्रेजों के पास चला जाएगा तो चला गया कैद में गया, वहीं इसकी मृत्यु हो गई। तो बासिल मोहम्मद का काम खत्म हो गया। बचा कौन, चीतू। तो चीतू भाग गया जंगल में, ठीक है, असीरगढ़ के जंगल में चीतू भाग गया। चीतू कहाँ चला गया जी, अमीर खान भी हम हटा देते। चीतू भाग के चला गया असीरगढ़ के जंगल में। तो चीतू जंगल में चला जाएगा तो क्या होगा, बड़ा आसान है। चीतू जंगल में चला गया, चीता खा गया, क्लियर है। अब चीता खा गया है या शेर खा गया, दोनों बात बराबर है। कौन देखा कि शेर खा गया चीता खाया, लेकिन हमको कहीं कहीं किताब में लिखा मिलेगा चीता खा गया, कहीं शेर ने मार दिया, बात खत्म हो गया। जंगल में गया चीतू, तो शेर ने मारा या चीता ने मारा, याद करने के लिए आसान था कि चीतू को चीता खा गया, ठीक है। तो चीतू की कहानी खत्म हो गई। बचा अमीर खान, तो अमीर खान भी एक इसका नेता है, 4 मान लीजिए, तो कम महत्वपूर्ण था लेकिन है। तो इसने भी आत्मसमर्पण कर दिया। तो अमीर खान ने आत्मसमर्पण किया, तो इसको भी नहीं मारा गया, इसको टोंक की जगहदारी दी गई भरतपुर के पास। भरतपुर का छोटा सा जगह टोंक, छोटी जागीर थी, ये दे दिया गया किसको, अमीर खान को, ठीक है। इस तरह पिंडारियों का काम खत्म हुआ। करीम खां को और अमीर खां जो नेता हैं 2, इसको जागीरदारी मिल गई। बासिल मोहम्मद की मृत्यु हो गई, चीतू की मृत्यु हो गई। इस तरह पिंडारियों का दमन हो गया और 1824 आते आते पिंडारी पूरी तरह से खत्म हो गए, ठीक है। 1824 आते आते पिंडारियों का सफाया हो गया, कहीं पिंडारियों के लगभग नामो निशान नहीं बचे, क्लियर है। अब ये घटनाक्रम पे पिंडारियों के बारे में एक स्टेटमेंट है, वो आपसे पूछा जाता है, किसने कहा, तो ध्यान रखेंगे। एक स्टेटमेंट है मेलकम का, मेलकम ने कहा, क्योंकि ब्रिटिश बहुत बार हम लोग देखते हैं स्टेटमेंट से पूछता है, ठीक है। तो शिकारियों के साथ मराठा शिकारी, मराठा किसने कहा, शिकारी, तो मराठा शिकारी के साथ शिकारी कुत्ता की संज्ञा दी। क्या कहा इसने, पिंडारी को शिकारी कुत्ता कहा। उसने कहा कि मराठे क्या हैं, शिकारी हैं, और उनके साथ घूमता है कौन, उनका शिकारी कुत्ता, कौन, पंडारी। तो मेलकम ने पंडारियों को मराठा शिकारी के साथ शिकारी कुत्ता की संज्ञा दी। तो ये आपसे स्टेटमेंट पूछा जा सकता है और पूछा जाता भी है, ठीक ना, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक। और एक और अंतिम महत्वपूर्ण लॉर्ड हेस्टिंग्स के विषय में, कि पेशवा को भी इसने यहां से अपदस्थ कर दिया। पेशवा कहाँ है, पेशवा कौन है इस समय, बाजीराव द्वितीय, बाजीराव सेकंड। कहाँ रहता था पेशवा, पेशवा का क्षेत्र कहाँ है, पेशवा का निवास स्थल था पूना। आप पढ़े होंगे 1857 का कारण पढ़ते होंगे, तब भी जानते होंगे
पेशवा को पूना में रहता था, यहाँ से हटाया गया, पेशवा से बाहर जाइए, पूना से कहाँ भेज दिया गया, पूना से निर्वासित कर, मतलब हटा कर, सीधे साधारण लैंग्वेज में अगर समझिएगा तो पूना से निकाल कर उसको कानपुर भेज दिया गया। ठीक है, कानपुर चला गया पेशवा, यहीं से पेशवा आपको कानपुर में दिखेंगे। और बाद में इसी पेशवा के उत्तराधिकारी 1857 में नाना साहब कानपुर के में विद्रोह करते आपको दिखेंगे। ठीक है, कब गया है, यही 1818 में ऐसा घटना हुआ। आपसे ये क्वेश्चन दिमाग में आपको रखना चाहिए कि पेशवा पूना से निर्वासित कर कानपुर भेज दिए गए कब, 1818 में, 1818 में। ये भी पूछता है पूना से कहाँ गया कानपुर, ये भी पूछता है। ठीक है, और आगे आपको पता है 1857 में कानपुर में ही हम लोग देखेंगे उसका, इसका विद्रोह, नाना साहब का विद्रोह देखेंगे। ठीक है, चलिए हेस्टिंग्स तक हम लोग आज देख लिए हैं। ठीक ना, लेट शुरू किए थे, फिर भी आपका 30-40 मिनट हो गया है, तो आज का क्लास को हम लोग वहीं पे छोड़ेंगे।